स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024 में जो मॉडल क्वेश्चन जो जारी हुआ था उसको हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए क्योंकि इससे लगभग क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आप लोग अच्छा से देख के जाइए। आइए हम लोग इसमें थोड़ा बता देते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन, ये 3 घंटा 15 मिनट का क्वेश्चन रहेगा बोर्ड एग्जाम में। इसी तरह आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, और इसको आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं वीडियो वॉच करके। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की ओर डायरेक्ट। तो इसमें कह रहा है 1 नंबर क्वेश्चन को हम लोग जब देखते हैं तो बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण बाढ़ में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है। जो बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण बाढ़ में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है, तो ये आप लोग जानते होंगे ये किस खंडों में मतलब प्रकाशित हुआ है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले किसके चिंतन व रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति रहे। मतलब पूछ रहा है कि बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले किसके चिंतन व रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर के। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, यह किसने कहा था। तो यह हिंदी में से उठाया गया क्वेश्चन है कि काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, यह किसने कहा था। तो यह कहा था सोफर ने कहा था, सोफर ने कहा था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने लपककर मदन को हाथों से उठा लिया था। तो किसने मदन को लपककर हाथों से उठा लिया था, तो यह था गिरधर ने। गिरधर ने क्या किया था, लपककर मदन को हाथों से उठा लिया था, मदन को हाथों से उठा लिया था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मदन पड़ोसी के आवारागर्दी छोकरों के साथ क्या कर रहे थे। जो मदन पड़ोसी के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहे थे, तो ये लट्टू नचा रहे थे। क्या कर रहे थे, ये लट्टू नचा रहे थे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्स मुनर का जन्म कब हुआ था। मैक्स मुनर का जन्म पूछ रहा था। मैक्स मुनर का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। आगे देखते हैं हम लोग। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था। हितोपदेश का जर्मन भाषा में जो अनुवाद किया था वही मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, 6 दिसंबर 1823 को। आप लोग अच्छे से इस तरह याद करके जाना है इसको। आइए देखते हैं। मैक्स मुलर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित कहावतें दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है, तो यह माना जाता है बौद्ध धर्म को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवत विज्ञान का अर्थ क्या है। तो देवत विज्ञान का अर्थ हो जाएगा देव विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारु चंद्र लेख किनकी रचना है। चारु चंद्र लेख किनकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आगे क्वेश्चन जो बताए थे देवता विज्ञान का अर्थ क्या है, तो यह है देव विज्ञान। और अभी जो बताए थे चारु चंद्र लेख किनकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे देखते हैं। गौड़ देश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते थे। गौड़ देश का जो लोग था वो कैसा नाखून रखना पसंद करते थे, बड़े बड़े। कैसा नाखून रखना पसंद करते थे, बड़े बड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक से यह किसने पूछा, तो यह पूछा लेखक की छोटी लड़की ने पूछा। आगे 13 नंबर देखते हैं। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है, तो यह है नाखून क्यों बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है, तो लिया गया भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। आगे कोंकण के शिलाहार, मानिखेट, राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव और विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में था, तो यह था नंदी नागरी लिपि में था।
आगे 16 नंबर क्वेश्चन, दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूट के गद्दी पर कौन बैठा था? दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा था? यह बैठा था कृष्ण प्रथम। आगे, किसके गले में स्काउटों की तरह रुमाल बंधा था? तो यह तो जानबे करते हैं बहादुर के। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा? सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा? यह लिखा अमरकांत ने लिखा। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया? तो बहादुर का बाप जो है युद्ध में मारा गया। हिदायत शब्द जो है, हिदायत शब्द का अर्थ क्या है? चेतावनी। आगे देखते हैं, प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा का क्या है? यह साहित्य की परंपरा का मूर्त ज्ञान है। क्या है? मूर्त ज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोन नदी के दूसरी ओर अवनियों का एक हिस्सा जो लगभग स्वतंत्र है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है विलिनव व अविनियो। आगे, सहनाय शब्द का अर्थ क्या है? तो सहने शब्द का अर्थ हो गया मुल्तानी। मुल्तानी नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सुपीर बाधों में सा। क्या होगा? सुपीर बाधों में सा। आगे हम 24 नंबर देखते हैं, लेखक श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार में से एक थे? तो लेखक श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक थे? तो यह था कन्नड़ में से था ये। साहित्य अकादमी ने श्रीनिवास के कहानी संकलन सन्ना केथुगुल्लू को किस वर्ष पुरस्कृत किया गया था? तो यह था 1967। तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारी पास गाय बैल है, पैसे हैं, तुम्हें क्या पाल सकता हूँ, यह किसने कहा था? तो यह कहा था मगम्मा का बेटा। किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ? तो यह हुआ था किसके? सात कुड़ी होता। आगे हम लोग देखते हैं 28 नंबर, नेक्स्ट हो गया, लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी? तो लक्ष्मी जो है तहसीलदार के घर में काम करती थी। आगे 29 नंबर देखते हैं, ढलते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस का पढ़ाकू लड़का कौन था? तो जो लक्ष्मी की जो पड़ोस का पढ़ाकू लड़का था ढलते विश्वास में, वह कौन था? गुणनिधि था। कौन था? गुणनिधि था। माँ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो माँ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम है ईश्वर पटलीकर। क्या है? ईश्वर पटलीकर। 31 नंबर देखते हैं, माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? जो माँ जी थी वो लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? तो यह देती किसकी? गौशालाओं की उपमा देती थी। गौशालाओं की उपमा देती थी। देखते हैं नेक्स्ट 32 नंबर, पापाती के चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से उसकी आंखों के भीतर का भाग परीक्षण किया? तो यह किसकी सहायता से किया था? स्टेथोस्कोप। किसकी सहायता से? स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा था? तो यह किसने कहा था? यह कहा था बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने कहा था। बिज्जू की पत्नी कौन कहा था? पुष्पा ने कहा था। आगे, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? फिर से देखो, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो इसका रचनाकार हो गया गुरु नानक। अयनी शब्द का अर्थ क्या है? किसका अर्थ? अयनी शब्द का अर्थ
क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गृह। सही आंसर क्या हो जाएगा, अयनी शब्द का अर्थ गृह। बानी, बानी कब विष के समान हो जाती है, बानी कब विष के समान हो जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राम नाम के बिना। विष के समान कब हो जाता है वाणी, राम नाम के बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, मोह मन मानिक लो, मोह मन मानिक ले गयो, सीते चोर नंद नंद। यह पंक्ति किस कविता से उदित है, तो यह है प्रेम अयनी श्री राधिका। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्वदेशी शीर्षक, स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है, तो इसका सही नाम हो गया बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। 39, निम्न में से कौन सी रचना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीर्ण जनपद। 40, स्वदेशी कविता किसके संकलित है, स्वदेशी जो कविता है वह किसने संकलित किया या किसके संकलित है, किससे संकलित है, तो यह 14 का हो जाएगा प्रेमघन सर्वस्व से, प्रेमघन सर्वस्व से क्या है संकलित है। 41, सुमित्रानंद पंत उत्तरांचल के किस जिले के रहने वाले थे, तो ये जो थे अल्मोड़ा के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, अल्मोड़ा के रहने वाले थे। 42, भारतमाला शीर्षक कविता किस काव्यकृति से ली गई है, तो ये किस काव्यकृति से ली गई है, ग्राम्या से ली गई है। कवि रामधारी सिंह दिनकर, कवि जो रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो यह मिला था उर्वशी पर। किस पर मिला था, उर्वशी पर मिला था इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार, किसको, रामधारी सिंह दिनकर को। देखते 44, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे देवता, मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। यह पंक्ति किस कविता से ली गई है, तो यह ली गई है किससे, जनतंत्र का जन्म से। 45, निम्नलिखित में सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अगय की कविता कौन है, तो ये हो जाएगा 45 का सही आंसर हिरोशिमा। 46, कुंवर नारायण रचित इन दोनों साहित्य की कौन विधा है, तो इसका सही आंसर है ए काव्य संग्रह। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यह पंक्ति किस कविता की है, तो यह पंक्ति जो है हमारी नींद की कविता से है। कवयित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था, कवयित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था, तो यह था श्यामनंदन किशोर। क्या था, श्यामनंदन किशोर। 49, अनुष्टुप किसकी रचना है, अनुष्टुप किसकी रचना है, तो अनुष्टुप जो है अनामिका की रचना है। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा ड को क्या समझते हैं, तो यह समझते हैं किसको, यह समझते हैं माँ को। झारा पालक साहित्य की कौन सी विधा है, जो झारा पालक है यह साहित्य की कौन सी विधा है, तो झारा साहित्य की कौन सी विधा है, कहानी। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता की कविता संकलन से ली गई है, किस कविता संकलन से ली गई है, तो यह ली गई है लाइफ एंड सॉन्ग से। किससे ली गई है, लाइफ एंड सॉन्ग से। जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे, यह पंक्ति किस शीर्षक की कविता से ली गई है, यह ली गई है मेरे बिना तुम प्रभु। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ, 54 का हो जाएगा 4 दिसंबर 1875। इसको याद रखना बहुत जरूरी है। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था, 4 दिसंबर 1875। रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था, तो 45 का सोफिया हो जाएगा। इसका माता का नाम क्या था, सोफिया। हिंदी में स्वर्ण वर्णों की संख्या कितना है, ये तो आसान क्वेश्चन है, 11। कितना है, 11।
57 निम्न में से द्विगुण व्यंजन कौन है? तो द्विगुण वाला व्यंजन कौन हो गया? ड़। आगे देखते हैं, योग न होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं? योग न होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कह सकते हैं हम लोग? उसे हम लोग आयोगवाह कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आयोगवाह। तो का उच्चारण स्थान क्या है? तो का उच्चारण स्थान क्या है? तो का हो जाएगा दंत। तो का उच्चारण स्थान दंत। आगे तो निम्न में से अघोष वर्ण क्या है? अघोष वर्ण कौन है? निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? सी। तो क्या है? अघोष वर्ण। आगे देखते हैं हम लोग 61। एक ध्वनि जब द्वितब हो जाते हैं, तब वो कौन सी ध्वनि कहलाता है? तो वो कौन सी ध्वनि कहलाता है? तो वो कहलाता है युग्मक ध्वनियाँ कहलाता है। शयन। शयन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो शयन शब्द का संधि विच्छेद से प्लस अन्न। क्या हो जाएगा? से प्लस अन्न। निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन है? निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो अशुद्ध शब्द इसमें हो जाएगा ज्योत्सना। क्या हो जाएगा? ज्योत्सना। ज्योत्सना क्या हो जाएगा? अशुद्ध शब्द। और तालाब सही है, दीपिका भी सही है, प्रज्वलित भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 64 नंबर। निम्नलिखित चिन्हों में अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? तो अल्प विराम जो चिन्ह हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन मार्क हो गया, डैश हो गया, ये पूर्ण विराम हो गया, ए में पूर्ण विराम हो गया, ये हो गया डैश और ये हो गया क्वेश्चन मार्क। आगे हम लोग देखते हैं स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के जो भेद होते हैं वो होते हैं 5। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन है? तो निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नदी। नदी क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध होता है उसे व्याकरण में क्या कहा जाता है? तो व्याकरण में उसे लिंग कहा जाता है। नाखून शब्द कौन लिंग है? नाखून शब्द जो है कौन सा लिंग हो गया? पुल्लिंग। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो 69 का ओष्ठ। ओष्ठ क्या है? तत्सम शब्द। प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग। तो प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? प्रियतमा। साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, यहाँ से किस कारक का उदाहरण है? पूछ रहा है कि साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, यहाँ से किस कारक का उदाहरण है? तो 71 का विकारण कारक का उदाहरण है। हिंदी में कुल कितने स्वर्ण सर्वनाम है? तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे क्या कहलाता है? जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं आकर्मक क्रिया कहलाते हैं। मैं घड़ा भरता हूँ, यह किस क्रिया का उदाहरण है? तो यह है किस क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। आगे देखते हैं 75 भूतकाल के कितने भेद? तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के होते हैं 6 भेद। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 5 भेद होते हैं। घोटक। घोटक शब्द क्या है? घोटक शब्द क्या है? 77 का हम लोग देखते हैं। घोटक शब्द क्या है? ये तद्भव है। आगे 78 एक मात्रिक शब्दों की संख्या कितनी है? एक मात्रिक जो शब्दों है उसकी संख्या कितनी है? उसकी संख्या 4 है। वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसको क्या कहा जाता है? जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसको प्रत्यय कहा जाता है, और जो शब्द के आगे जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। क्या कहते हैं? उसे उपसर्ग कहते हैं। निम्न में से देशज शब्द कौन है? देशज शब्द कौन सा है इसमें? यह है चिड़िया। चिड़िया क्या है? देशज शब्द। उपनिवेश शब्द में उपसर्ग क्या है? उपनिवेश शब्द में उपसर्ग क्या है? उप। उपसर्ग जो आगे लगा रहता है तो उपनिवेश में उप जो आगे लगा है वही उपसर्ग हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उप। बोली शब्द में प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय जो अंत में लगता है, तो बोली में क्या लग रहा है?
लास्ट में, तो इसमें लग रहा है बोल ई, तो 82 का जो हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निश्चय शब्द का विशेषण क्या है? निश्चय, निश्चय शब्द का विशेषण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा निश्चित। क्या हो जाएगा? निश्चित। प्रतिदिन शब्द में समास कौन समास है? प्रतिदिन शब्द कौन समास है? तो 84 का हो जाएगा अवयवी भाव समास। प्रतिदिन में क्या है? अवयवी भाव समास। आगे देखते हैं 85, किसी न किसी तरह, यह किस पदबंध का उदाहरण है? पदबंध का उदाहरण है तो यह विशेषण पदबंध का उदाहरण है। मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह है संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका है व्यर्थ निंदा। चांद पर थूकना का मुहावरे का अर्थ क्या है? व्यर्थ निंदा। सुलभ शब्द का विलोम, सुलभ शब्द का विलोम क्या होगा? तो 88 का डी हो जाएगा दुर्लभ। सुलभ शब्द का विलोम क्या होगा? दुर्लभ। हम लोग देते हैं 89, तालाब शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तालाब शब्द का पर्यायवाची की बात करें तो ये हो जाएगा तड़ाग। क्या हो जाएगा? तड़ाग। तालाब, तड़ाग। तालाब का पर्यायवाची शब्द तड़ाग। निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो अशुद्ध शब्द की हम लोग बात करें तो ये जाएगा प्रेयसी। प्रेयसी, प्रेयसी क्या है? अशुद्ध शब्द। उसके बाद उज्ज्वल हो गया, साप्ताहिक हो गया, संन्यास, ये सब शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में कौन अशुद्ध शब्द है? तो निम्नलिखित जो शब्द दिया गया उसमें कौन अशुद्ध शब्द है? तो ये हो जाएगा राइट आंसर उसने जल्दी घर जाना चाहिए। उसने जल्दी घर जाना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 92, उद्योग शब्द का संधि विच्छेद कौन है? उद्योग शब्द का संधि विच्छेद कौन हो गया? तो ये हो गया वि उत प्लस योग। ये हो गया उद्योग शब्द का संधि विच्छेद उत प्लस योग। स्व का उच्चारण में जिह्वा किससे स्पर्श करता है? स्व के उच्चारण में जिह्वा ओष्ठ को स्व के उच्चारण में जिह्वा किसे स्पर्श करता है? ओष्ठ को स्पर्श करता है। स्व, अच्छा ये इसका आंसर गलत हो गया, इसका सही आंसर हो जाएगा स्व के उच्चारण में जिह्वा किसे स्पर्श करता है? तो ये दंत को स्पर्श करता है। किसे स्पर्श करता है? दंत को स्पर्श करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहतर। मेहतर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो मेहतर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? मेहतर रानी। मेहत रानी क्या है? मेहत रानी। अंधी पीसे कुत्ता खाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अंधी पीसे कुत्ता खाए, इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं। मूर्ख की कमाई कौन खाता है? दूसरा ही खाता है। यह कोई नया काम नहीं है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? यह कोई नया काम नहीं है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण हो गया? तो 96 का जगह डी, निश्चयवाचक सर्वनाम। मोहन खाता है, यह किस कारक का उदाहरण है? तो मोहन खाता है, यह किस कारक का उदाहरण हो गया? 97 का ए, कर्ता कारक का उदाहरण हो गया। चादर शब्द कौन लिंग है? जो चादर शब्द है वो कौन सा लिंग हो गया? तो 98 का हो जाएगा बी, स्त्रीलिंग। चौ का उच्चारण स्थान क्या है? चौ का उच्चारण स्थान, चौ का हम लोग उच्चारण स्थान की बात करें तो तालु